नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS स्टडी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हमारा जो MTS का बैच है वो स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ के आप वहाँ से अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये सेकंड क्लास है, ठीक है ना, इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस विभाग का संगठन है वो किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में वो क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये क्लास सेकेंड है और इस सेकंड क्लास में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस होती हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में किस प्रकार का काम किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो जो एक एक टॉपिक से मैं आप सभी लोगों को कवर कराने वाला हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है ना दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे डाक सेवा का अधिकार। देश भर में 1.5 लाख से ज़्यादा डाकघर हैं जिसकी सेवाएं लोग कई तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कल बताया था मैंने कि 1,55,000 से ऊपर जो डाकघर हैं उसमें से शाखा डाकघर भी है। ठीक है ना, जो अतिरिक्त विभागीय डाकघर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जो शाखा डाकघर होते हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। ठीक है ना, 1,55,000 के समथिंग से ऊपर ज़्यादा जो डाकघर हैं वह अभी संचालित हो रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो जिसकी सेवा लोग कई तरीके से रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो ऐसे किसी को अगर स्पीड पोस्ट करना है और डिलीवरी करना है या किसी पार्सल को भेजना है या फिर मनी ऑर्डर बुक करना है, BP बुक करना है, पार्सल बुक करना है, इस प्रकार की सेवा का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग डाक सेवा का लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो डाक सेवाएं बड़े डाक का, तो अब इसमें आता है कि टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इसमें मेन ये स्पेलिंग इसमें ये बनेगा टॉपिक कि पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। पोस्ट ऑफिस में तो पोस्ट ऑफिस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कौन कौन से पोस्ट ऑफिस होते हैं। सबसे पहले होता है हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, हेड पोस्ट ऑफिस के बाद होता है आपका सब पोस्ट ऑफिस, जिसको हम उप डाकघर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद होता है आपका जनरल पोस्ट ऑफिस या आपका BO ब्रांच पोस्ट ऑफिस इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका क्या नाम होगा, जनरल पोस्ट ऑफिस। तो पहले पे कौन सा आएगा, पहले पे आएगा आपका हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, तो उसके बाद आपका आएगा सब पोस्ट ऑफिस सेकंड नंबर पर, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस या ED पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका क्रम होगा। कई प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि इसमें पहले क्वेश्चन बन सकता है कि पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं तो डायरेक्ट अपन को आंसर दे देना है, 3 प्रकार के होते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा पोस्ट ऑफिस आता है, उसके बाद कौन सा पोस्ट ऑफिस आता है और सबसे लास्ट कौन सा पोस्ट ऑफिस आता है, तो क्रम में अगर लिखना होगा तो हेड पोस्ट ऑफिस आएगा। ठीक है ना, हेड पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपका सब पोस्ट ऑफिस और उसके बाद आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, इस प्रकार से ये इसका क्रम रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आंसर देना है। ठीक है ना, और जो सब पोस्ट ऑफिस होते हैं इसमें वह पोस्ट ऑफिस भी आते हैं कि अभी सभी लोगों को पता है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस ही अतिरिक्त विभागीय पोस्ट ऑफिस होते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कई प्रकार के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनमें भी अतिरिक्त विभागीय सब पोस्ट ऑफिस होते हैं। ठीक है ना, अतिरिक्त विभागीय सब पोस्ट ऑफिस होते हैं उप डाकघर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लिया कि पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं और जो पोस्ट ऑफिस है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ये पोस्ट ऑफिस सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके सब पोस्ट ऑफिस हैं और हेड पोस्ट ऑफिस हैं, ये दोनों मिलकर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। BO में कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना, उसको हमने पढ़ा था पहले वाले पार्ट में। ठीक है ना, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सुविधाएं BO में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं कि डाकघर की श्रेणियाँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखा जा सकता है कि आपको डाकघर की श्रेणियाँ किस प्रकार से बताया गया है। डाकघर की श्रेणियाँ, डाकघर 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। तो किन किन श्रेणियों में बांटे गए, जैसा कि ऊपर पढ़ा था हमने, प्रधान डाकघर, उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय
शाखा डाकघर, ठीक है ना। ये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर से मतलब होता है कि मतलब जो ईडी स्टाफ होता है, जो जीडीएस काम करता है, वो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर में आता है। वो विभागीय तो होते हैं लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बोला जाता है, ठीक है ना। जो गाँव में, जो आपके गाँव में पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर बोला जाता है। प्रधान डाकघर कौन से डाकघर होते हैं? प्रधान डाकघर वह डाकघर होते हैं जहाँ पर आपका जो, या तो आपका विभाग, आपका जो अतिरिक्त शाखा डाकघर है, ठीक है ना, उसका भी लेन देन का हिसाब किताब आपके सब पोस्ट ऑफिस में रहता है, और सब पोस्ट ऑफिस का हिसाब किताब, ठीक है ना, जो सब पोस्ट ऑफिस का हिसाब किताब है वो आपके प्रधान डाकघर में रहेगा, ठीक है ना। प्रधान डाकघर का लेखा, प्रधान डाकघर का में रहेगा, जो आपका सब पोस्ट ऑफिस का लेखा जोखा है वो प्रधान डाकघर में रहेगा, उसको हम प्रधान डाकघर कहते हैं। जहाँ से प्रधान डाकघर से आपकी जो डाक होती है, ठीक है ना, वह सब पोस्ट ऑफिस आती है, सब पोस्ट ऑफिस के द्वारा फिर आपको वह डाक आपके विभागीय शाखा, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर में जाती है, ठीक है ना। तो प्रधान पोस्ट ऑफिस के बारे में हमने समझ लिया। अब समझेंगे उप डाकघर, या इनमें अतिरिक्त उप विभागीय उप डाकघर भी शामिल हैं। तो उप डाकघर कौन से डाकघर होते हैं? उप डाकघर वह डाकघर होते हैं जहाँ पर बीओ की डाक का सॉर्टिंग किया जाता है, ठीक है ना। जो बीओ होते हैं उससे बीओ लगे हुए होते हैं, बहुत सारे बीओ लगे हुए होते हैं, ब्रांच ऑफिस लगे हुए होते हैं, और उनके हिसाब का लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक है ना। अब ऑनलाइन हो गया है तो डायरेक्ट लेखा जोखा दिखता है, कहीं से भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले जब मैनुअली था तो उसमें बीओ में इसका लेखा जोखा रहता था, जो लेजर रहते थे उसमें इनकी पोस्टिंग की जाती थी, और किसी भी प्रकार का आप लेन देन करते थे तो आप, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी आपका जो आपने काम किया है उसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस आता था तो आप उप डाकघर में जाकर उस लेखा डाकघर में जाकर आप वहाँ से उस अपने जो आपका जो भूल हुई है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हुई है तो उप डाकघर में जाकर आप उसको सुधार सकते थे, ठीक है ना, जो लेखा का काम। अब उसको क्या मैनुअल कर दिया गया है, तो मैनुअल करने के बाद क्या हो गया, अब जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब जैसे ही अपने शाखा डाकघर में काम करेंगे कंप्यूटर के द्वारा उप डाकघर में आपका काम पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें प्रधान डाकघर फर्स्ट नंबर पर हो गया, और जो उप डाकघर हो गया वो सेकंड नंबर पर हो गया है, ठीक है ना। तो उप डाकघर को भी समझ लिया, उप डाकघर में राष्ट्रीय वितरण का काम होता है, ठीक है ना। और जो केवीपी एनएससी, जो सरकार के द्वारा जितनी भी सारी गवर्नमेंट योजना चलाई जाती हैं, वो जो पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट योजना चलाई जाती हैं उसका लाभ आप उप डाकघर में ले सकते हैं। इसके अलावा एक और डाकघर होते हैं, इनके अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर, ठीक है ना। अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर होते हैं, इनमें जो अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर आपने अगर सुना हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना हो तो आप ये अच्छे से याद कर लें कि क्या सभी लोग ऐसे जानते हैं कि ज़्यादातर की जो उप डाकघर होते हैं वो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल डाकघर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कई ये सारे ऐसे अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर भी होते हैं जहाँ पर लेन देन ज़्यादा होता है और वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो जो पीएमजी होते हैं वह अतिरिक्त विभागीय डाकघर को वहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर भी इसमें शामिल है। यहाँ पर भी आपका लेन देन का जो भी काम होता है वो सब इसमें काम होता है जो आपके उप डाकघर में होता है, ठीक है ना। अब आया क्या लास्ट सबसे मेन और सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीसरा है, ठीक है ना, क्योंकि जो डाकघर की बैकबोन कहा जाता है जिसको, ठीक है ना, तो रीढ़ की हड्डी इसको बोला जाता है अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर या ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जिसको हम बीओ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का हेड कौन होता है? बीपीएम, ठीक है ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर हेड होता है बीपीएम। और यहाँ पर एक एबीपीएम भी काम करता है, जिसको एबीपीएम भी काम करता है, जिसको हम पोस्टमैन कहते हैं, या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। जो आपका एबीपीएम डाक वितरण का कार्य करता है। जो बीपीएम होता है वह आपकी सभी प्रकार की सुविधाएं, जो पोस्ट मास्टर का जो भी काम होता है वह बीपीएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। गांव का जो भी काम होगा, आपके गांव में अगर जो भी काम होगा फाइनेंशियल काम होगा वो आपका बीपीएम ही करेगा, ठीक है ना कि एबीपीएम करेगा। तो यहाँ पे अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, तो जो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर होते हैं वह भी डाकघर की श्रेणियों में आते हैं। इसलिए अब यहाँ पे देखेंगे आप डाकघर की श्रेणियाँ कितनी होती हैं, तो डाकघर की श्रेणियाँ 3 होती हैं। और जो कौन कौन सी श्रेणियाँ? प्रधान डाकघर, उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर इसमें आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने प्रधान डाकघर को भी अच्छे से समझ लिया है, उप डाकघर को भी समझ लिया और उप डाकघर अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर को भी समझ लिया और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर को भी समझ लिया। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है
तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट और देख लेते हैं। सामान्यतः पहले 2 डाकघरों में सभी तरह डाक संबंधी कार्य होता है। जो सामान्यतः प्रधान डाकघर और उप डाकघर है उसमें सभी प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। संपन्न होते हैं। शाखा डाकघरों में साधारणतः डाक संबंधी मुख्य काम जैसे डाक वितरण और प्रेषक, राष्ट्रीय वस्तु और पार्सलों को बुक कराना और भेजना, बचत बैंक जमा स्वीकार करना और बचत बैंक से निकासी करना तथा मनी ऑर्डर को जारी करना और भुगतान करना, ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यद्यपि ये सुविधाएं सीमित रूप में ही होती हैं, ठीक है ना। तो जो शाखा डाक है, यहाँ पे शाखा डाकघर की डेफिनेशन बताई गई। शाखा डाकघर में क्या क्या होता है। तो शाखा डाकघरों में जो आपके उप डाकघर होते हैं वहाँ से डाक को लाया जाता है, जो पोस्टमैन होता है उस डाक को लाता है। और इसमें डाक संबंधी मुख्य काम जैसे कि क्या क्या होता है। डाक वितरण का जो डाक होती है उसको बांटा जाता है, या डाक का वितरण किया जाता है, या डाक की डिलीवरी की जाती है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रेषण का कार्य मतलब कि आपके डाकघर में अगर कोई व्यक्ति आता है और आप डाक को भेजता है तो आपको उसको बुक करके उस डाक को आपको भेजना होता है, ठीक है ना। अब तो ऑनलाइन हो गया है तो ये समस्या बहुत ही छोटी हो गई है। पहले क्या होता था, जो आपकी डाक होती थी, ठीक है ना, जो डाक होती थी उसको आप उसका चार्ज लेते थे और आप डाकघर में जाकर उसको डाक को आप जो आपकी रजिस्ट्री कराते थे। उसके बाद आप अगले दिन आपने पोस्ट ऑफिस में आकर उस व्यक्ति को उस पर्ची को देते थे जो आपने अपने उप डाकघर में कराई है। लेकिन अब ऑनलाइन हो जाने के कारण आपके अपने शाखा डाकघर में भी आप जो रजिस्ट्री है उसको बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्री वस्तुओं और पार्सलों को बुक कराना और भेजना, बचत बैंक जमा स्वीकार करना। तो यहाँ पे क्या बताया रहा है कि रजिस्ट्री वस्तु और पार्सल को बुक करना, ठीक है ना। रजिस्ट्री वस्तुओं को भी बुक किया जाता है, पार्सलों को भी बुक करना रहता है, ठीक ना। पार्सल क्या होते हैं। पार्सल जब इसमें कोई सामान लाया जाता है, ठीक है ना। पार्सल जिसमें कोई सामान लाया जाता है किसी जो आपका कहीं से मंगाना होता है तो उसमें पार्सल के द्वारा उसको भेजा जाता है, ठीक है ना। उसको बुक करना और भेजना, बचत बैंक जमा स्वीकार करना, ठीक है ना। उनको भेजना जमा बचत बैंक मतलब कि आपका जो सेविंग का खाता होता है, ठीक है ना। सेविंग का खाता होता है उसको हम बचत बैंक का खाता कहते हैं, ठीक है ना। सेविंग बैंक को खाते को इसमें अभी 4.0% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है ना। ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसमें आरडी वगैरह है, टीडी वगैरह है, ठीक है ना। तो इसका भी आप लाभ अपने शाखा डाकघर में ले सकते हैं। यद्यपि ये सुविधाएं सीमित रूप में ही होती हैं। देखिए आप यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि ये सुविधाएं होती हैं बहुत ही सीमित रूप में होती हैं। मतलब कि ये व्यापक रूप में नहीं होती हैं। ये व्यापक रूप में अगर आपको लेना है तो आप अपने उप डाकघर में जाकर इन सुविधाओं का लाभ व्यापक रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ओनली सीमित रूप में ही आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ तक जनता का संबंध है, कुछ डाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की किस्में साधारणतः कोई फर्क नहीं होता है, सिवाय इसके कि कहीं कहीं कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देन के संबंध में फ़र्क होता है और कुछ डाकघरों में सभी डाक संबंधी काम नहीं किए जाते हैं। लगाए गए प्रतियों इस गाइड के भाग 3 के रूप में प्रकाशित डाकघर सूची में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जहाँ तक जनता का संबंध है, जो जनता जानती है, ठीक है ना। जनता मतलब कि जो पर्सन होते हैं या फिर जो पब्लिक होती है उसका संबंध है कुछ डाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के साधारणतः कोई फर्क नहीं होता। मतलब कि जो सुविधाएं आपको प्रधान डाकघर या अलग से जो उप डाकघर हैं उनमें मिलती है, वही सुविधाएं आपको साधारणतः जो डाक डिलीवर वगैरह का काम है वो आपको अपने सब पोस्ट जो आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिवाय इसके कि कहीं कहीं कुछ डाकघर बचत लेन देन के संबंध में फ़र्क होता है। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बचत बैंक का फ़र्क होगा। तो इसमें क्या बचत बैंक का फ़र्क होगा, जैसे कि देखिए अगर आप उप डाकघर में किसी भी उप डाकघर में जाते हैं तो आप 49,000 रुपये तक आप एकदम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड के द्वारा कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है ना, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है पहले उसमें 5,000 रुपये तक ही निकासी हो सकती थी, ठीक है ना। अब इसको बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20,000 रुपये इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। लेकिन अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी होती थी तो उसको लिए जो बीपीएम होता था, जो बीपीएम होता है ना, उसको बीपीएम को जो एसपीएम से परमिशन लेनी होती थी, ठीक है ना। एसपीएम से परमिशन लेनी होती थी, उसको रिक्वेस्ट भेजनी होती थी
रिक्वेस्ट भेजने के बाद उस रिक्वेस्ट को सबमिट कर लेता तभी आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो इसमें यही सुविधा रहती है कि उसमें थोड़ा लिमिट रहती है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख डाकघरों में प्रधान डाकघर राजपत्रित अधिकारियों के कारोबार में होते हैं और ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अपेक्षाकृत। यहाँ पे ये नोट वाला होता है ना, नोट वाले जो जिसमें भी नोट लगा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख नगरों में प्रधान डाकघर राजपत्रित अधिकारियों के कारोबार में होते हैं। अपेक्षाकृत मतलब कि जो पीएमजी ऑफिस है, पीएमजी है और वहाँ का कोई मान लो आपका जो प्रधान डाकघर है और किसी प्रधान डाकघर की अगर कहीं उसका ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर किसी कारण में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर वो पोस्ट खाली रह जाती है। अब उसके लिए कोई एलिजिबल नहीं रहता है, तो वहाँ की जो प्रमुख नगरों में जो वहाँ के राजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं जो, ठीक है ना, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उन के अधिकारियों को कार्यभार सौंप दिया जाता है, वहाँ के मुख्य पोस्ट मास्टर का पद दे दिया जाता है, ठीक है ना। और उन पोस्ट मास्टर जो मुख्य पोस्ट मास्टर होते हैं उनके पास वही पूरी आपका जो भी पावर रहेगा, पूरा पावर आपके जो प्रधान पोस्ट मास्टर के पास होता है, वही जो प्रधान डाकघर के प्रथम पोस्ट मास्टर के पास होता है, वही पावर उनके राजपत्रित अधिकारियों के पास होगा। ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के डाकघर कहे जाते हैं। तो ऐसे डाकघरों को हम क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी के डाकघर, मतलब कि जहाँ पर कोई राजपत्रित अधिकारी काम करता है, ठीक है ना, कोई राजपत्रित अधिकारी काम करता है, प्रधान डाकघर का चार्ज दिया जाता है, उन डाकघर को हम प्रथम श्रेणी के डाकघर कहते हैं, ठीक है ना। प्रथम श्रेणी के डाकघर कहा जाएगा, प्रधान डाकघर में आते हैं। प्रथम श्रेणी के प्रधान पोस्ट मास्टर अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर पोस्ट मास्टर अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो प्रथम श्रेणी के पोस्ट मास्टर होते हैं वह अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो डाकघर अधीक्षक जितने भी उनके अधिकार होते हैं उनका सभी का प्रयोग करते हैं, जो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि प्रथम श्रेणी के जो प्रथम श्रेणी के डाकघर किसे कहा जाता है, तो प्रथम श्रेणी के डाकघर राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जो जहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनको प्रथम डाकघर या राजपत्रित अधिकारियों के डाकघर कहा जाता है, प्रथम श्रेणी का डाकघर कहा जाता है, ठीक है ना। एक और यहाँ पे नोट लगा है, उसको भी हम देख लेते हैं। नोट, मूल्यदेय वस्तु और मनी ऑर्डरों को सैनिक डाकघरों के पतों पर बुक नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से याद करें कि मूल्यदेय वस्तु मतलब कि जो पेबल वस्तु हैं, मतलब कि जिनका मूल्य देय है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे पैसे चुकाने होते हैं, उन वस्तुओं को मूल्यदेय वस्तु, और मनी ऑर्डर को, जो मनी ऑर्डर होता है, ठीक है ना, एमओ होता है, उसको सैनिक डाकघरों के पतों पर बुक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनी ऑर्डर को सैनिक डाकघरों में बुक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं किया जा सकता है। मूल्यदेय और मनी ऑर्डरों को सैनिक डाकघरों में बुक किया जा सकता है, तो इसको आंसर सही होगा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछ लेता है कि जो सैनिक डाकघरों को किसी प्रकार की मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, तो नहीं बुक कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ये आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो प्रकार थे उसको हमने पढ़ा है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें और फिर हमें बताएं कि आपको किस प्रकार की कोई समस्या हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप सभी लोगों को वीडियो डेली बेसिस पर मिलती रहे दोस्तों। क्योंकि वीडियो शेयर करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और लाइक कमेंट करने से भी मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ उस सभी लोगों को लाभ मिला है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आप सभी लोगों को पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि जो MTS का पेपर है वो दिसंबर में होने वाला है और अभी काफ़ी टाइम है। इससे हम 1 2 3 4 बार रिवीजन भी कर लेंगे तो हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो दिसंबर में होने वाला पेपर है उसमें आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। 8:30 बजे आपको मैथ की भी क्लास आती है, उस क्लास को भी देखना ना भूलें, क्योंकि वो क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।